मिनिस्टर में हम आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स की ओर हम रुख करते हैं, क्योंकि हो ये जाता है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी निवेश करते हैं बहुत दर्शक, कुछ दर्शक जो हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हैं, कुछ दोनों में निवेश करते हैं। तो अक्सर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि रणनीति के लिहाज से कहाँ ज़्यादा बेहतर है निवेश करना, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं एक कैटेगरी का, तो क्या उसी कैटेगरी के आपको स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहिए। इक्विटी में ओवरऑल अगर निवेश कर रहे हैं तो स्टॉक से कर रहे हो या म्यूचुअल फंड से, आप कैसे ओवर डिवर्सिफिकेशन से बच सकते हैं, और क्या क्या थीम्स हैं जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाई भी जा सकती हैं। आदित्य अरोड़ा, फाउंडर और मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट एनालिटिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और चलिए, म्यूचुअल फंड्स की तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन अब दर्शकों को थोड़ा सा डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए भी कमाई कराने की कोशिश करते हैं। तो आपकी एनालिसिस के मुताबिक अगर मैं फिलहाल इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई थीम का दबदबा समझना चाहूँ, तो ऐसी कौन सी थीम है आपके मुताबिक जो चल सकती है? कविता जी, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार काफी वॉलेटाइल चल रहा है। इसके चलते कुछ गिने चुने सेक्टर है जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। हालांकि लोग वॉलेटिलिटी से काफी डरते हैं, बट वॉलेटिलिटी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। देखिए, कुछ 3 से 6 महीने में काफी लंबा चौड़ा करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला, बट इसके चलते काफी सारे स्टॉक्स चीप हो गए और बेटर वैल्यूएशन पे आ गए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आ गया। उसी समय में कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है। तो इसके चलते मेरे दिमाग में एक थीम आ रहा है, जो है कंजम्पशन स्पेस। सबसे पहला नाम यही आता है क्योंकि ये बजट में जो छूट दी गई इन टर्म्स ऑफ टैक्स, जो टैक्स का 12 लाख तक एग्जेम्पशन दिया गया है, उसके चलते लोगों के सेविंग्स 1 लाख करोड़ तक होगी। तो ये बाजार में और लोगों के बीच में एक सेविंग्स का एक अच्छा महत्व इम्पैक्ट जनरेट करेगा। और ये जो लोगों के हाथ में बचत होगी, बैंक में जो पैसा बचेगा 1 लाख करोड़ का, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। 3 से 5 गुना इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि करीब 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 3 लाख करोड़ का जो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा वो कहीं ना कहीं तो खर्च होगा। हो सकता है वो एफएमसीजी कंपनीज में खर्च हो, लोगों का कंजम्पशन के लिए वो यूज हो, कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी कंपनीज के लिए खर्च हो। तो इसमें कंजम्पशन में पहली कंपनी जो मेरे नाम में आती है, दिमाग में आती है, वो है डीमार्ट। काफी जानी मानी कंपनी है। बहुत सालों से आईपीओ के बाद जो खास प्रदर्शन दिखाया था इस कंपनी ने, फिर कोई खास रिटर्न नहीं दिए, कंसोलिडेट किया और कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनी। और इतने टाइम से रिटर्न डिलीवर नहीं किया, तो मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट है कंजम्पशन स्पेस पे। तो पहला थीम जो मेरे दिमाग में आया है वो आया है कंजम्पशन स्पेस। तो डीमार्ट आपने कहा, डीमार्ट में जो है मध्यम अवधि के लिहाज से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या टारगेट आप बताएंगे, क्या करंट प्राइसेस पे पैसे लगा सकते हैं डीमार्ट में? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पे पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से स्टॉक ने कोई खास रिटर्न रिटर्न डिलीवर नहीं किया है, इसलिए ये इस प्राइस पे अच्छा लगता है। डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक सजेस्ट किया हुआ है। तो एक बार आप भी इसको एक अपने साइड से एनालाइज करके आगे बढ़े। बट मुझे लगता है कि यहाँ से 20% अपसाइड देखने को मिलता है, और हम लोग टेक्निकल टारगेट इसके 4,500 के हमारे हिसाब से आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो कंजम्पशन स्पेस पर दाव आपने लगाया, डीमार्ट आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं केमिकल्स में अब हलचल हो रही है, क्या मीडियम टर्म कोई थीम बनती है इस स्पेस पे? बिल्कुल, मीडियम टर्म में बहुत अच्छा थीम बनता है यहाँ पे। देखिए, आप जैसे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, काफी सारी केमिकल कंपनीज ने कैपेक्स अनाउंस किया, उसको एग्जीक्यूट किया। उसका अंजाम क्या हुआ कि ओवर कैपेसिटी बिल्डअप हो गई, सप्लाई ज्यादा बिल्डअप हो गया, और चाइना प्लस थीम थोड़ा सा बैक सीट पे चला गया। इसके चलते सप्लाई ज्यादा क्रिएट होती है, तो ये होता है कि प्राइजेस में गिरावट देखने को मिलती है। और सप्लाई इतना ज्यादा है और डिमांड इतना नहीं है, इसलिए सारे प्राइजेस कम आए, मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला सारी केमिकल कंपनीज में। बट 1-2 साल लगे
अब ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है और केमिकल कंपनीज में टेक्निकल पैटर्न्स बहुत बेहतरीन बन रहे हैं और डिमांड भी रिवाइव हो रही है, तो एक रिवाइवल वाला कैंडिडेट है। और हम जब बात कर रहे हैं कि ग्लोबली इतना कुछ चल रहा है ट्रेड रिलेटेड और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एम्बिशियस प्लान कर रहे हैं कि इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिले और यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन, टेक्निकल पैटर्न्स बेहतरीन बनते हुए अच्छे रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि केमिकल थीम को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आउटलुक अच्छा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मेरे ख्याल से आप और भी थीम्स लेकर आए हैं। बैंक और एनबीएफसीज को लेकर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, क्या आप भी इस थीम में विश्वास रखते हैं? क्योंकि देखिए उम्मीद तो कर रहे हैं हम ब्याज कटौती के एक राउंड का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो पिछले बात में रह गई बताना। केमिकल सेक्टर में मेरे टॉप 2 पिक्स रहेंगे एसआरएफ, जो एक लीडिंग काउंटर है केमिकल में, और दूसरा स्टॉक रहेगा आरती इंडस्ट्री। ये दो स्टॉक में मेरा बुलिश नजरिया है। जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों को केमिकल सेक्टर में बेट करना चाहिए, तो शायद जो दर्शक शायद चाहते हो कि कौन से स्टॉक्स इस सेगमेंट में बेहतरीन लगते हैं, तो हमें बेहतरीन एसआरएफ लगते हैं। बहुत समय की कंसोलिडेशन के बाद इधर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एसआरएफ एक अच्छा कैंडिडेट है। दूसरा आरती इंडस्ट्रीज, जो बहुत टाइम के करेक्शन के बाद एक बीटन डाउन नेम है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। यहाँ पे भी हमें 560 से लेके 600 के ऊपर की साइड टारगेट्स हम देखते हैं। परफेक्ट। तो बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस की भी बात हो गई। आदित्य, मेरे पास समय बस थोड़ा सा ही रह गया है अब, तो अब ये बताइएगा, एफएमसीजी पर तो मेरे ख्याल से आपने बात कर ली, बैंक एनबीएफसी, कमोडिटीज़ को लेकर भी आपने कोई थीम यहाँ पे आइडेंटिफाई की है शायद? बिल्कुल, देखिए कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे कि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है और डॉलर से बहुत ज़्यादा इसका कोरिलेशन है। डॉलर बहुत टाइम से एक रफ्तार दिखा रहा था, बट अभी वहाँ पे टॉपिंग आउट पैटर्न्स दिखते हैं। टैरिफ वॉर के हिसाब से एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ सकता है। और अब जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं, तो सॉफ्ट कमोडिटीज और हार्ड कमोडिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। सॉफ्ट कमोडिटीज एक लीडिंग इंडिकेटर का काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल बाजार में सॉफ्ट कमोडिटीज लाइक सोयाबीन, फिर वीट एंड शुगर, ये सब के प्राइसेस इंच अप कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ इम्पोज होते हैं तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आता है और सॉफ्ट कमोडिटीज क्लाइम कर रहे हैं। इवन हार्ड कमोडिटीज में अगर आप कॉपर देखेंगे तो कुछ दिन से क्लाइम कर रहा है, इवन दो टैरिफ इम्पोज कर दिए गए फिर भी कॉपर क्लाइम अप कर रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो कमोडिटी प्लेयर्स हैं वहां पे भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और राइट, चलिए तो एक बार हम तमाम काउंटर्स जहां पर आदित्य ने अपने चॉइसेस रखी हुई हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे और उनके टारगेट्स भी। और हालांकि यहाँ पे डिस्क्लेमर भी एक फ्लैश किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना डिस्क्लोजर देना चाहते हैं आदित्य? बिल्कुल, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है क्लाइंटों को पोजीशन रेकमेंड की गई है क्योंकि हम इसमें बुलिश नजरिया रखते हैं। हम्म। धन्यवाद आदित्य, आपने समय निकाला और आज अपनी पिक्स दर्शकों को बताई। तो चलिए यहाँ पर मध्यम अवधि तक के लिए हमने आपको डायरेक्ट स्टॉक्स के आइडियाज़ अपने एक्सपर्ट से दिलवाए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपके पैसों की सुरक्षा की बात।